शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। ये सेशन क्यों देखना है कि आज अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन जीएस 3 इकोनॉमिक्स की शुरू कर रहे हैं या आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कहीं से शुरुआत करना, पहली बात तो 9th to 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ना जरूरी है। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की इकोनॉमिक्स की किताबें वास्तव में बहुत अच्छी है, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा कई सारी किताबें आती है, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, उनमें से एक रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हो। और ये बात याद रखिएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़िएगा। अब ये सेशन बच्चा चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ईपीएफओ एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए रेलेवेंट है। शुरू करने से पहले तो आपको डिफरेंस समझा दूं इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का। ये जो सेशन है ये इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है। और इकोनॉमी जो है ये किसी भी देश को प्रैक्टिकल सेंस में जब आप बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, फ्रांस की इकोनॉमी, राइट, किसी भी देश की इकोनॉमी को प्रैक्टिकल सेंस में आप बोलते हो, राइट। और जब उसे एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ो तो वो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ये आखिरकार सिग्निफाई किस चीज को करते हैं? इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ये देखता है कि हम जैसे इंसानों की जो जरूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म होती हैं क्या? बट इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो है सीमित, वो है लिमिटेड, जो एक लेवल से ज्यादा तो नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको किसी दूसरे प्लैनेट का सफर जरूर करना पड़ेगा। इलॉन मस्क साहब तो कहते हैं चलो मार्स चलो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आप स्कैरसिटी को पढ़ते हैं। स्कैरसिटी ये कोई शहर नहीं है। स्कैरसिटी का मतलब है कमी, कि रिसोर्सेस के कमी में, when there are limited resources, how to fulfill our unlimited wants, how to fulfill our unlimited expectations, ये देखा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ये सेशन मैं बाइलिंगुअल रखूंगा, ये द्विभाषी होगा, इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों का इस्तेमाल होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका एक सेकंड भी जाया नहीं होने दूंगा। आपको मेरे पे इतना ट्रस्ट एंड फेथ रखना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट के थ्रू आप दुनिया के अंदर जो लिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड नीड्स, असीमित इच्छाओं को पूरा करते हो, जरूरतों को पूरा करते हो लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ। यही सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कहलाया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखने मिलती हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने कभी जंगल की पिक्चर देखी होगी? जंगल में अलग अलग कई सारे पेड़ होते हैं। देयर इज नो वन सिंगल ट्री, देयर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज। अगर आप उस जंगल को क्यूमुलेटिवली टोटल तरीके से देखते हो तो वो आपका एक मैक्रो व्यू हो गया। पूरा व्यू आप देख रहे हो उस जंगल का। बस अगर एक पेड़ को, सिंगल ट्री को फोकस करो तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो माइक्रो व्यू हो गया। क्या ये बात सच निकलेगी? ऑफ कोर्स सच निकलेगी। आप अगर एक पेड़ को पॉइंट आउट करोगे तो वो माइक्रो व्यू है, आप पूरे जंगल को पॉइंट आउट करोगे तो मैक्रो व्यू है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स को भी दो हिस्सों में बांट दिया। आप किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर को, दुनिया में इतनी गरीबी है फिर भी लोग 1.5 से 2 लाख रुपए वाला फोन, एप्पल वाला फोन खरीद लेते हैं। क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? क्यों लोग खरीदते हैं ऐसे मोबाइल फोन, ऐसे डिवाइसेस? क्यों लोग डायमंड खरीदते हैं, 4 छल्ले वाली गाड़ियां खरीदते हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं? जो आप ये सवाल हैं इनको देख पाते हो, इनके जवाब देख पाते हो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बेसिस पर। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, एक साइकोलॉजी होती है। तो कोई उस साइकोलॉजी के बेसिस पे क्या करना चाहता है, उसकी एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। जहां पर एक व्यक्ति, एक पर्सन या एक कंपनी के लेवल पर अगर आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, चीजों की कॉस्ट के बारे में, उनके प्राइस के बारे में एनालिसिस, कि कोई चीज किस दाम पे बिकनी चाहिए, तो वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे कर पाते हैं। दूसरी बात, आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे रिव्यू करते हो तो आप एक व्यक्ति को फोकस कर रहे हो, एक फैक्ट्री को फोकस कर रहे हो, एक छोटे यूनिट को फोकस कर रहे हो। जब आप थोड़ा बड़ा होगा आपका फोकस या कंसिडरेशन, जब पूरे देश के लेवल पर फोकस करोगे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे फोकस करोगे, एक बड़े ग्रुप के लेवल पे फोकस करोगे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म लेवल पे है, छोटे लेवल पे, समष्टि अन्व्यष्टि अर्थशास्त्र बता रहा हूं मैं आपको।
मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे, जब देश की, पूरे देश की, मैं आपको बोल दूं कि पाकिस्तान की इनकम ज्यादा है या इंडिया की इनकम ज्यादा है, आप नेशनल इनकम नाम का एक मेथड, एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे और बताओगे कि देखिए इनकम तो भारत की ज्यादा है, या दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिलहाल में यूएस है, चाइना है, इंडिया पांचवें आंकड़े पर है, पांचवें नंबर, वी आर ऑन द फिफ्थ पोजिशन। दिस इज डन बिकॉज वी डिड अ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। हमने देश की अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी देखी। ये मुश्किल लग रहा है ना, जीडीपी क्या होता है? नहीं लगेगा, इट्स वेरी सिंपल, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जीडीपी किसी भी देश की इनकम को, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में, मतलब हमारे जमीन पर, हमारे क्षेत्रफल पे, हमारी भूमि में, जिसको आप इंडिया कहते हो रीजन को, उस रीजन में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है टोटल आउटपुट कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, जिसमें अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन, चाहे आप मोबाइल फोन ले लें, चाहे लैपटॉप ले लें, चाहे कहीं पे एक पानी की बोतल बनाई जा रही है, एक टीवी, एक फ्रिज बनाया जा रहा है, एक गाड़ी बनाई जा रही है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखा जाता है। जीडीपी पर अभी मैं आपको थोड़ा और जानकारी दूंगा, फिलहाल के लिए आप ये बात याद रखिएगा कि जब पूरी अर्थव्यवस्था में आप नेशनल इनकम पूरे कंट्री के लेवल पर देखते हो, इंप्लॉयमेंट देखते हो, बेरोजगारी है या रोजगार है, देखते हो कि देश का बजट किस हिसाब से आ रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल है। पूरे देश की जरूरत समझ रहे हो ना? मैक्रो इकोनॉमिक लेवल में पूरे देश को एनालाइज किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में सिर्फ एक इंसान, उसको कितने प्राइस पर वो खरीदने तैयार है चीज, कितनी कॉस्ट पे देने कोई चीज खरीदने तैयार है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर अगर वो फैक्ट्री में कुछ बनाता है तो कितने में बनाएगा और कितने में बेचेगा, ये सारी चीजें एनालाइज होती है माइक्रो एनालिसिस में, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। दुनिया में वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया में, अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की चरमरा गई, डिक्लाइन हो गई, तो देख रहे हो आपस में थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली आप प्राइस देखते हो, चीजों के दाम को देखते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की इनकम को एनालाइज करता है, नेशनल इनकम को एनालाइज करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के पर्पस को डिफाइन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग देशों को कंपेयर करने में हेल्प करता है और पता लगाता है कि क्या कोई देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई देश ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। यह है इन दोनों का डिफरेंस। अब सुनिए जरा ध्यान से, आपने नेशनल इनकम नाम का भी एक टर्म सुना मेरे मुंह से। नेशनल इनकम एक्चुअली एक मेथडोलॉजी है, एक तरीका है, एक प्रयास है, एक कयास है, जिससे आप किसी देश की इनकम को पता लगा पाते हो कि साल भर में उस देश ने कितना पैसा कमाया है। ये आप नेशनल इनकम के थ्रू पता लगा पाते हो। अब जैसे हर चीज नापने के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, मेरी लंबाई आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो, इंच में भी नाप सकते हो, मिलीमीटर में भी नाप सकते हो, किलोमीटर में भी नाप सकते हो। आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे किलोमीटर, किलोग्राम, अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स अलग अलग चीजों के लिए होते हैं, जीडीपी को भी एक मेजरमेंट यूनिट की तरह देखा जाता है नेशनल इनकम का। और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है यूनिट्स के तौर पे, तरीकों के तौर पे, जिसके थ्रू आप किसी भी देश की नेशनल इनकम आखिरकार है कितनी वो पता लगा पाते हो। जब तक आप इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो नेशनल इनकम नहीं पता लगा पाओगे। नेशनल इनकम क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी देश की अलग अलग इंडिविजुअल्स की मेहनत से जो इनकम कमाई गई है उसका टोटल बताता है। 140 करोड़ भारतीय एक साल में कितने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कि गुड्स प्रोड्यूस करना जैसे पेन को प्रोड्यूस करना, कोई भी बिस्किट का डिब्बा, मेरे टेबल पे बिस्किट का पैकेट पड़ा था, मैंने सोचा उठा के दिखाऊं, बट डोंट वोंट डू सच थिंग्स। बिस्किट का डिब्बा, राइट, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, कार, आइसक्रीम, एनीथिंग। सर्विसेज में डॉक्टर्स, टीचर आई एम टीचिंग यू, दिस इज अ सर्विस, राइट। टीचर, आर्किटेक्ट, इनके द्वारा जो आपको टीचिंग या जो भी ऐसी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही है, उनके द्वारा कमाया गया पैसा, ऑल द इनकम अर्निंग एक्टिविटी ऑफ इंडियंस और पीपल हु आर वर्किंग इन इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। हिंदी में बोले, राष्ट्रीय आय में वो सारी आय आती है जो भारत में रहने वाला व्यक्ति कमा रहा है। जीडीपी उसी को कहते हैं। जीडीपी को एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। जी मतलब ग्रॉस,
जी माने जीनियस होता है, बट विच यू आर ऑब्वियसली, बट ग्रॉस मतलब टोटल। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में हमारी सरजमी पर प्रोड्यूस किया गया आउटपुट, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जहां पर एक भारतीय, इंडियन अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया की टेरिटरी के ऊपर, जमीन के ऊपर, मातृभूमि में, तो वो जीडीपी का पार्ट है। अगर कोई फॉरेनर है तो वेल दिस इज अ वेरी क्यूरियस थिंग, राइट। एक विदेशी, मान लेते हैं अमेरिका का कोई व्यक्ति है, जॉन उसका नाम है, जॉन विक भी हो सकता है, जॉन सीना भी हो सकता है, अब कोई भी हो सकता है। जॉन इज अ फॉरेनर जो कि इंडिया आया है, इंडिया में काम किया, इंडिया में पैसा कमाया। क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा पैसा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? यू माइट बी थिंकिंग नो, बट यू विल बी शॉक्ड, यस, ये इंडिया की जीडीपी में शामिल होता है। हमारी जमीन पर जो भी पैसा कमाया गया है, दैट विल बी पार्ट ऑफ आवर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे इंडियन ने कमाया हो, चाहे फॉरेनर ने कमाया हो। बट सर हमारे ना मन में एक सवाल आता है कि सर हमारे रिश्तेदार रहते हैं यूएई, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो हैं तो इंडियन, पासपोर्ट भी इंडियन है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और वो पैसा कमा के हमारे को घर पे भेजते हैं कि हम अपना देख रेख कर सके, डॉलर में कमाते हैं और यहां भेजते हैं। सर क्या वो हमारे देश की जीडीपी में शामिल होगा? तो आंसर इज नो। उसका सिंपल रीजन है, बिकॉज इट इज अर्नड ऑन विच लैंड, कौन सी जमीन पर कमाया है, इंडिया की भूमि पर कमाया है या इंडिया के बाहर कमाया है? इंडिया के बाहर कमाया है, और वो क्योंकि इंडिया के बाहर कमाया गया है, इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेशनल इनकम में जो पहला मेथड होता है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम को, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें इंडियंस के द्वारा इंडिया में कमाया गया पैसा इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में कमाया गया पैसा, चाहे भले ही वापस भेज दिया कि जॉन ने इंडिया में पैसा कमाया, उसकी मम्मी यूएस में रहती है, मम्मी को पैसा भेज दिया, ठीक है ना, दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंडिया। कमाया कहां है, दिमाग से पूछो, कमाया कहां है? इंडिया में कमाया है, तो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होगा। और अगर कोई इंडियन बाहर चला गया, यूएई, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे पैसा कमाया और वहां से इंडिया में भेजा, वो इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां नहीं कमाया गया है, हम अपनी डोमेस्टिक के अंदर अपनी सरजमी देखते हैं। अब थोड़ा ट्विस्ट कर दूं कहानी, मैं इसी को चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि अब है तो इंडिया की सरजमी और फॉरेन कंट्री, वही सेम एग्जांपल है, बट जीएनपी समझा रहा हूं। जीएनपी में एक इंडियन ने इंडिया में पैसा कमाया, वो शामिल होगा। एक फॉरेनर ने इंडिया में पैसा कमाया, और एक इंडियन ने फॉरेन टेरिटरी में जाकर पैसा कमाया और इंडिया में भेजा। एक फॉरेन टेरिटरी से, यूएस, कनाडा से पैसा कमा के इंडिया भेजा। जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब सबको याद है, टोटल नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, टोटल उत्पादन कितना है, कितनी चीजें बनाई गई हैं। चीजें मतलब गुड्स जो छू सकते हो, जो टैंजिबल होती हैं। सर्विसेज, सर्विसेज नहीं छू सकते। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करे वो छू नहीं सकते, बट सर मैं डॉक्टर को तो छू सकता हूं, मैं दवाई को तो छू सकता हूं। व्हाट द सर्विस? सर्विस टीचर, मैं टीचिंग कर रहा हूं आपको, आप अपने फोन को छू सकते हो पर इस टीचिंग को नहीं छू सकते। दिस इज एन इनटैंजिबल थिंग, इसको छू नहीं सकते हो। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर इंडियन ने इंडिया में जो पैसा कमाया है जीएनपी में शामिल होगा। इंडियन ने इंडिया के बाहर जो पैसा कमाया है वो जीएनपी में शामिल होगा, यस वो होगा। पर फॉरेनर ने जो इंडिया में पैसा कमाया और इंडिया के बाहर भेज दिया, यहां से कमाकर इंडिया के बाहर भेज दिया, वो पैसा इंडिया की जीएनपी में शामिल नहीं होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इंडियन सिटीजन के द्वारा जो पैसा कमाया गया है वो हमारे देश के आउटपुट का पार्ट माना जाता है। हमारा इंडियन होना चाहिए, फॉरेनर्स के द्वारा कमाया गया पैसा नहीं चलेगा, इंडियंस के द्वारा। जीडीपी में याद से सुनिएगा, पहला केस था ए मतलब इंडियन ने जो इंडिया में पैसा कमाया था, दूसरा केस था बी जो फॉरेनर ने इंडिया में पैसा कमाया था, और तीसरा केस था सी। जीडीपी में ए प्लस बी आता था,
जीडीपी के अंतर्गत, मतलब जो इंडिया में इंडियन ने पैसा कमाया है और फॉरेनर ने इंडिया में जो पैसा कमाया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। हमारी जमीन देखी जाती थी ना, जीएनपी में ये पंगा नहीं होगा। प्लीज लिसन टू मी वेरी क्लियरली, जीएनपी में ये समस्या नहीं है। ए, क्योंकि उसने भारत में ही पैसा कमाया है, प्लस सी ये आपका जीएनपी कहा जाएगा। इसको निकालने का एक और तरीका है, मैं बच्चे अगर एक बात बोलूं कि जीडीपी को उठाऊं प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, थोड़ा स्पेस क्रंच हो गया है तो एक और पेज ऐड कर लेता हूं ताकि यहां पर खिचड़ी ना पक जाए, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। अभी मैंने बोला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये क्या है कि इंडिया से फैक्टर इनकम क्या होती है, 4 प्रकार की फैक्टर इनकम देखी जाती है इकोनॉमिक्स में। बेटा छोड़ो पढ़ाई, बिजनेस शुरू करते हैं। स्टडी आईक्यू ने भी तो किया था। स्टडी आईक्यू शुरू करने वाले को फाउंडर्स को 4 चीजें जोड़नी पड़ी होंगी। पहला लैंड, जमीन। अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं क्लासरूम से, किसी जमीन से ही तो ले रहा हूं, तो हर बिजनेस को करने के लिए कुछ लैंड चाहिए होता है, कुछ जमीन चाहिए होती है। लेबर, वर्कर्स, इंप्लॉइज, आई एम एन एम्प्लॉय इन स्टडी आईक्यू, तभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा हूं। लैंड, लेबर। अच्छा, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? आजकल तो चाय वाला, आजकल तो पानी पूरी वाला, हर चीज को करने के लिए पैसा चाहिए, राइट? हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड मतलब भूमि, जमीन। लेबर जो आप श्रमिक हैं जिनको सैलरी दे रहे हो, वर्कर्स, एम्प्लॉइज। कैपिटल पैसा, पूंजी, मनी। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बोलने में ही ना पता नहीं कितने सालों लग जाते हैं बोलना सीखने में। एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज दिस? वेल, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। ये इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं, उद्यमशीलता। अरे बिजनेस करने की एबिलिटी, अरे बिजनेस का रिस्क लेने की एबिलिटी, वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर जैसे अश्नीर ग्रोवर जी, राइट, शार्क टैंक के अंदर आते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, बिजनेस करना चाहते हैं लोग। सर ये एंटरप्रेन्योर क्यों लिखा है, ये क्यों यहां पे आएगा? ये सब करके, लैंड इकट्ठा करके जो आपने बिजनेस खोला है, वर्कर हायर करे हैं, पैसा लगाया है, इससे क्या करना चाहते हो? इससे क्या मिलेगा आपको बदले में? आपको प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट माना जाता है। कि ये तीनों चीजें तुमने जोड़ी है ना, लैंड भी इकट्ठी करी, लेबर भी, कैपिटल, किस लिए करी है? कोई फायदे के लिए करी है? यस, प्रॉफिट कमाने के लिए करी है। और वो किसका आउटकम है? वो है एंटरप्रेन्योरशिप का, ENTREPRENEURSHIP, बेसिकली बिजनेस करना। ये 4 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर इनकम होती हैं 4 प्रकार की, और इनसे कमाया गया पैसा हमारे देश की इनकम में शामिल होता है। अब देखिए, एक चीज पॉसिबल है कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में फॉरेनर रहते हैं जिनका नाम वही जॉन, और इंडिया से पैसा कमाकर वो यूएसए भी, जहां से वो ओरिजिनली आए हैं, वहां भेज देते हैं। ये भी पॉसिबल है कि एक इंडियन फॉरेन टेरिटरी में रहता है, वहां पे बिजनेस करता है, और वो पैसा कमाकर इंडिया भेज देता होगा। अब देखिए, जो फॉरेनर इंडिया से पैसा कमा के बाहर भेज रहे हैं, वो है फैक्टर इनकम, क्योंकि इन 4 फैक्टर इनकम से ही पैसा कमाएगा। फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, हाँ जी, बाहर भेजा जा रहा है पैसा। और जो इंडियन बाहर से कमा के इंडिया में सेंड कर रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बाहर से आ रहा है, फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से आ रहा है। यस, रिमेंबर दैट, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। वहां पे वो नौकरी कर रहा होगा, वहां पे उसकी जमीन होगी, किराया आता होगा, वहां पे किसी को लोन दे दिया, वो पैसा आता होगा, जो भी है, वॉट एवर, ये इंडिया में आ रहा है। मैं अगर ऊपर वाले टर्म को एक्स बोल दूं और नीचे वाले टर्म को वाई बोल दूं, अरे सर कहां एक्स वाई घुसा रहे हो आप, इट मैथ्स थोड़ी ना है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं यहां एक्स और वाई लिख दूं, तो बेसिकली आपको देखने मिलेगा एक्स माइनस वाई के जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है और जो बाहर से इंडिया आ रहा है, उसका डिफरेंस। एक न्यूमेरिकल फिगर लें, 100 करोड़ है जो इंडिया से बाहर जाता है, और 500 करोड़ है जो बाहर से इंडिया आता है। तो 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400 करोड़। ये नेट अमाउंट है जो हम कमा रहे हैं बाहर से। अगर ये नेगेटिव में होता तो माइनस लिख देते। इसको एक टर्म में अगर बोलना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसे कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। न फीफा,
न फीफा, न मतलब नेट, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लीटर पानी है, उस पानी के अंदर मैं कुछ रसना रूह अफ़ज़ा टाइप मिला दूं तो वो 1.5 लीटर हो गया उसकी क्वांटिटी। नेट वाटर की क्वांटिटी तो 1 लीटर है ना, उस टोटल लिक्विड में से नेट वाटर 1 लीटर है। किसी चीज को हटाने के बाद कितनी वैल्यू बच रही है, राइट। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा बाहर गया है। जो फॉरेनर्स ने इंडिया में कमा के बाहर ले गए वो तो अपना था ही नहीं, वो तो वैसे भी बेगाना था, वो तो वैसे भी परदेसी थे, क्यों उसे जीएनपी में जोड़ना। हम तो अपने देशियों का पैसा जोड़ेंगे जो हमारे देश से बाहर गए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीजन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन सिटीजन्स। इंडिया के वो लोग जो इंडिया के बाहर गए हैं एनआरआई बनकर, नॉन रेसिडेंट इंडियन बन के, उनके द्वारा कमाया गया पैसा। मैं वो इंडियंस की बात नहीं कर रहा जो वहां यूएस गए तो वहीं जाके रहने लगे हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, गूगल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो वहीं के सिटीजन बन गए हैं, उनका पैसा इसमें शामिल नहीं होगा। पर मान लीजिए आपकी कोई भैया दीदी है, यूएस गए हैं नौकरी के लिए 4 साल के लिए, तो उनका पैसा यहाँ पे शामिल होगा क्योंकि वो है तो इंडिया के नागरिक, है तो उनके पास इंडिया का पासपोर्ट। तो ये 4 प्रकार की फैक्टर इनकम होती है। फाइनली जीडीपी में अगर आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर रहे थे, मैं एक लाइन में लिख दूं जो मैंने अभी पीछे एक शब्द लिखा था न फीफा, जीडीपी प्लस नफीफा, मैं एक लाइन में लिख के खत्म करता हूं ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। जीडीपी प्लस नफीफा, ये आपका जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी क्या है कि वही जीडीपी में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दूं। मैंने क्या किया, पहले मैंने जीडीपी निकाला। जीडीपी क्या था कि इंडिया की जमीन पर किसी इंडियन ने पैसा कमाया, इंडिया की जमीन पर किसी फॉरेनर ने पैसा कमाया, ए प्लस बी। ए प्लस बी लिखा मैंने, पहले लिखा ना, उसमें मैंने कहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो विदेशी जो बाहर इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हैं और वो इंडियन जो बाहर से इंडिया पैसा भेज रहे हैं, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, माइनस बी मतलब वो फॉरेनर जो इंडिया के बाहर पैसा ले गए, तो बी और बी कट जाएगा यहां पर, बचा क्या सी, ये लो ए प्लस सी। मतलब वही इंडियन जो या तो इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के बाहर एनआरआई हो, जो पैसा कमा के इंडिया के जीएनपी में कंट्रीब्यूट करते हो ना, जीएनपी का पार्ट माना जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी आप समझ चुके हैं, बधाई हो, 2 सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, जीडीपी और जीएनपी में फर्क यह है, जीडीपी डोमेस्टिक सिद्धांत के हिसाब से हमारी जमीन पर, हमारी टेरिटरी पर जो कमाया गया पैसा है, चाहे कोई भी कमाए, इंडियन कमाए फॉरेनर कमाए, फॉरेन टेरिटरी पे कमाया गया पैसा, सॉरी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जीएनपी कहता है कि कमाया गया हो इंडियन के द्वारा, चाहे इंडिया में रेसिडेंट हो, चाहे एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, हम अपनी जीडीपी में उसे काउंट करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यही बात आपको समझनी है, इसीलिए नेशनल इनकम को इतना विगरसली फाइंड किया जाता है। जीएनपी का मतलब समझ गए, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक और अब मुद्दे की बात बताऊंगा कि 2 तरीके के दुनिया में गुड्स होते हैं। आप कभी भूख लगती है तो कच्चा आटा खाते हो? मतलब तो बताना मत, सॉरी आई आस्क्ड दिस। कुछ लोग चीनी भी खा जाते होंगे, कच्चा नमक भी खा जाते होंगे भूख लगने पे, या बिस्किट का पैकेट लाकर प्रॉपरली खोल के खाते हो, पार्ले जी, सनफीस्ट, अलग अलग बिस्किट का। सो यू डोंट ईट द रॉ मटेरियल, यू डोंट ईट द इंटरमीडिएट गुड्स। क्या रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करते हो? इंटरमीडिएट का मतलब जो किसी चीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल दही बनाने में दूध का इस्तेमाल होता है, टायर बनाने में रबड़ का इस्तेमाल होता है, राइट, सरिया बनाने में लोहे का इस्तेमाल होता है। और एक होता है फाइनल गुड्स। वेल वी ऑलवेज कंज्यूम दी फाइनल गुड्स। हम अगर ये गलती करें कि हम जीडीपी कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़ लें, फिर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू जोड़ लें, हम दोनों की वैल्यू 2 बार जोड़ लेंगे, तो इससे एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं डबल काउंटिंग। अगर डबल काउंटिंग आपने किया, अरे यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेशनल इनकम निकालते हुए किसी भी चीज को 2 बार काउंट कर लो। मतलब एक गाड़ी है, आपने गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए भी काउंट कर ली, गाड़ी में लगने वाले टायर्स की वैल्यू भी अलग से काउंट कर ली।
मुझे अब एक बात बताइए, सीधी सी सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या 10 लाख की गाड़ी में वो टायर की, स्टीयरिंग व्हील की, सीट की, लोहे की, हर चीज की वैल्यू कवर्ड नहीं है? पहले से कवर्ड है ना। इंजन की वैल्यू, लोहे की जो भी मटेरियल यूज हुआ है, सबकी वैल्यू 10 लाख की गाड़ी में कवर्ड है। तो टायर को अलग से क्यों जोड़ रहे हो और गाड़ी को अलग से क्यों जोड़ रहे हो? कार में तो एज इट इज वो कवर्ड है ना। आप जो बिस्किट का पैकेट खरीद के ला रहे हो 20 रुपीज का, उस बिस्किट के पैकेट के अंदर जो आटा मैदा यूज हुआ है, मक्खन यूज हुआ है, नमक यूज हुआ है, सबकी वैल्यू कवर्ड है। डोंट काउंट इट ट्वाइस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और इस प्रॉब्लम से हमें दूर जाना होता है, दूर भागना होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, जीडीपी, जीएनपी, ये दो कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेंगे। जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है, जीएनपी इंडियंस के लिए, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट्स के हो, उनके लिए यूज होता है। अगला टर्म है एनडीपी एनएनपी। मैं एक सेकंड ब्लैंक पेज ऐड कर लूं। अगला टर्म होता है एनडीपी एनएनपी। सबको अब तक समझ आ रहा है? प्लीज कंफर्म। जिसको बाय चांस अगर कुछ समझने में दिक्कत है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग भी आप देख सकोगे मल्टीपल टाइम्स। क्लास की पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है? दैट इज वसु कटारा स्टडी आईक्यू अचीव यूपीएससी के नाम से। मैं क्लास खत्म होने के 2 से 3 घंटे के बाद अपलोड करा दूंगा। और वसु.कटारा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं, आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के लिए बेस्ट प्रिपरेशन टाइम अभी का है। आप लोग अगर अभी से ज्यादा देरी करोगे तो आपकी वो गाड़ी निकल जाएगी। दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज पूरा 1 साल है डेडिकेटेड। अगर आप किसी भी टॉपर को देखेंगे, जैसे इशिता किशोर जी का मैं एग्जांपल दूं, रैंक 1 है वो इस साल। इशिता किशोर जी आपको देखने मिलेगा, बिकॉज शी इज रैंक 1। पहले 2 अटेम्प्ट में उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाया, रैंक नहीं आ पाई। थर्ड अटेम्प्ट में शी डिड वंडर्स, पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिश करके आपको देखने मिलेगा उन्होंने रैंक 1 हासिल करी। और क्योंकि पूरी कोशिश करी, मेहनत करी, टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, डेडिकेशन लगता है। आप लोग भी कंसिस्टेंसी से, डेडिकेशन से अपने एफर्ट्स अगर करोगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। उसमें गाइडेंस की, एक मेंटरशिप की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। जैसे मैं खुद गाइड करता हूं, मैं खुद मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूं, बच्चों को टीच करता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं आपके P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस के अंदर, जिसकी क्लासेस अभी 19 जून से शाम 6 बजे शुरू हो रही हैं। और अभी बेस्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन करने का और एग्जाम की प्रिपरेशन पे समय देने का। एनडीपी और एनएनपी, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था बच्चे जीडीपी के बारे में, और अभी तक आपने पढ़ा था बच्चे जीएनपी के बारे में। आपने जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 15,000 का खरीदा था, 20,000 का, 15,000 का, जो भी है, क्या आज वो मोबाइल फोन आपसे कोई 15,000 20,000 जो फुल प्राइस था उतने में खरीदने तैयार होगा? खुद सोचिए, नहीं। आपने एयर कंडीशनर खरीदा था 30,000 रुपीज का, क्या आज वो मार्केट में बेचने जाओगे 4 साल 5 साल के बाद, तो क्या आज भी वो 30,000 का बिकेगा? नहीं। तो इसीलिए आप देखते हो कोई भी ऐसा एसेट है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपकी एसेट की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा, उसकी तो वैल्यू बढ़ती है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक गुड्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऑटोमोबाइल्स की, कार की वैल्यू कम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इन चीजों की वैल्यू कम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो होती है मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन नाम के कॉन्सेप्ट की वजह से। डेप्रिसिएशन नाम के कॉन्सेप्ट की वजह से मूल्य ह्रास का मतलब है कि किसी भी चीज की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर कम हो जाए तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हटाते हो तो आपके पास आता है एनडीपी। मुझे एक बात बताओ, अगर आप, जैसे दूध के ऊपर मलाई जम जाती है, मलाई को अलग कर दोगे और दूध को अलग कर दोगे तो दो अलग अलग चीजें हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन को अलग कर दोगे तो एक अलग चीज बन जाएगी, उसे हम कहते हैं एनडीपी। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं और साफ शब्दों में बोलूं तो बिना छनी हुई चीज वो ग्रॉस कही जाएगी, टोटल। और जो चीज छन चुकी है, छन छन छन्नी होती है ना, छानती है, राइट, वॉट एवर इज सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड नेट। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे अब ये बिस्किट का डब्बा है मेरे पास एक छोटा सा, ठीक है ना, ये बार बार मुझे दिख रहा था तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। बिस्किट के डब्बे पे लिखा है टोटल वेट 250 ग्राम्स, नेट वेट 170 ग्राम्स। ये क्या माजरा है? टोटल वेट 250, नेट वेट 170, मतलब कि 250 ग्राम का पूरा वजन है डब्बे को मिलाकर। पर डब्बा खोलोगे,
बिस्किट्स का वेट करोगे तो वो 170 ग्राम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ग्रॉस में सब टोटल जुड़ा हुआ है, पर उसमें से आप डेप्रिसिएशन हटाओ। अच्छा खुद मेरी बात समझो, मैंने इस देश के विकास के लिए, मान लो मैं ही एक इंसान हूं पूरे देश में, और मैंने 1,000 करोड़ रुपए कमाए, 1,000 करोड़ रुपए कमाए, पर उनको कमाने में कुछ खर्चा भी तो हुआ। जिन मशीनों को यूज किया, वो मशीन पुरानी हुई, बूढ़ी हुई, रिपेयर मेंटेनेंस होगा, उसमें कितना खर्चा जाएगा? वही तो डेप्रिसिएशन है। तो उस वैल्यू को अलग करके दिखाओ, वो तो आपका खर्चा है ना। तभी तो आपको नेट प्रॉफिट, एग्जैक्ट फायदा हुआ कितना है, ये पता चल पाएगा। ये आसान भाषा में आप समझ पाए होंगे सब लोग। अगर नेट इंपैक्ट देखना है तो डेप्रिसिएशन तो हटाना होगा। क्या आप कह तो रहे हो कि आपने 1,000 करोड़ कमाया है, पर 1,000 करोड़ कमाने में जो ये मशीन का, अलग अलग इक्विपमेंट के पुराने होने का खर्चा, वेयर एंड टीयर का, ब्रेक डाउन का, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, उसको हटाओगे तभी तो पता चलेगा एग्जैक्ट इनकम एक्चुअली कितनी हुई है। 900 करोड़ हुई है, एग्जैक्ट इनकम 900 करोड़ हुई है। बस सिंपल सी बात है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन आप जब माइनस करते हो जीडीपी से, तो आता है आपके पास एनडीपी। मैं एक और बार फिर से बताता हूं, आप जीडीपी से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपका आता है एनडीपी। ऐसे ही आपके पास जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बस ये ग्रॉस चेंज हो जाएगा और नेट बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी बन जाएगा। और क्योंकि ये एनएनपी बन जाएगा, आपको देखने मिलेगा कोई भी इकोनॉमी इन चारों चीजों को, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी को देखती है, जिसमें एनएनपी सबसे रिफाइंड, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा फैक्टर माना जाता है। उसका रीजन है क्योंकि इसमें आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंसिडर कर लिया, इसमें आपने डेप्रिसिएशन कंसिडर कर लिया, कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सब तो काट लिया, सब तो आपने छांट लिया। एनएनपी में सबकी सबसे एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी, इन सब में से एनएनपी में आएगी। इसलिए एनएनपी को यूज किया जाता है ग्लोबल लेवल पर, दुनिया भर में। इंडिया में तो हम जीडीपी को यूज करते हैं, बट इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द लॉसेस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सबसे प्रिफर्ड मेथड है इकोनॉमिक कंपैरिजन के पर्पस के लिए, ये बात याद रखिएगा। इंडिया में, हाँ इंडिया में जीडीपी ज्यादा यूज होता है, पर वर्ल्ड लेवल पर नेशनल इनकम एनएनपी के हिसाब से होता है। ये बात क्लियर है? पानी पी लेता हूं, 1 सेकंड का वक्त दीजिए। और बताइए पढ़ाई कैसे चल रही है? कितने घंटे रोज पढ़ाई करते हैं आप लोग? सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं? यूपीएससी क्लियर करना है या बस ऐसे ही खाना पूर्ति चल रही है? मैं हूं आपके लिए। आपको कभी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस भी फील होता है, कनेक्ट विद मी। टेलीग्राम मैंने दिया है आपको, इंस्टाग्राम मैंने दिया है आपको। इट्स नॉट अबाउट कि आप लोग अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम तभी आपसे बात करेंगे, नहीं। आपको मेंटरशिप तब भी दी जाएगी अगर आप हमसे नहीं भी हैं, स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, देन ऑल्सो आई विल हेल्प यू। इट्स माई जॉब एज अ टीचर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, राइट? चलिए जी, आगे चलते हैं। आपने नेशनल इनकम क्या होता है ये समझा। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं पर्सनल इनकम। ये तो आपने पूरे देश की इनकम आकलन कर ली है। जब आप नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो कुछ और टर्म्स अच्छे अच्छे आते हैं, जिनमें एक टर्म होता है पर्सनल इनकम का। देखिए इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं इनकम की, तो जो भी पैसा आप अर्जित कर रहे हैं, इनकम विच इज रिसीव्ड बाय यू। अगर मैं कहूं कि पर्सनल इनकम में ये वो टोटल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स, टोटल इनकम, वो कुल इनकम जो हमारे देश के इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, आप और मेरे जैसे व्यक्ति कमा रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, तो सुनिए ध्यान से। जो पैसा हम कमा रहे हैं, विच इज अर्नड फ्रॉम ऑल सोर्सेस, which are earned from all sources before taxes, earned from all sources before taxes, टैक्स काटने से पहले, before taxes, टैक्स लगाने से पहले, before taxes, prior taxes। दिख रहा है सबको? आई थिंक ये नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं, before taxes, टैक्स काटने से पहले, वो आपका पर्सनल इनकम कहा जाता है। पर्सनल इनकम मतलब देश की नेशनल इनकम, उसमें से अभी आपने टैक्स नहीं काटा है, टैक्स इज नॉट टेकन, बट नेशनल इनकम में से आपने वो प्रॉफिट काटे हैं जो कंपनियों के प्रॉफिट है। सुनिएगा ध्यान से, मैं जो बात कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। न देश की नेशनल इनकम निकालने आ गई, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के तरीके से, उसमें से ना
जो कंपनी जैसे रिलायंस है, रिलायंस में शेयर होल्डर होंगे, हर कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, उनको कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, उनको कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, जिसे मैं कह सकता हूं कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स, और वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, जो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट ये अभी बांटे ही नहीं गए हैं, तो ये देश की इनकम कैसे बन जाएंगे, लोगों की इनकम कैसे बन जाएंगे? एक बार डिस्ट्रीब्यूट होंगे तभी तो आपकी इनकम में ऐड होंगे, टोटल होंगे। अभी के लिए इनको हटा दो। नेशनल इनकम में तो देश की सारी कमाई दिख रही है, कोई भी कमाया हो, कितने लोग भी कमाए हो, बट उसमें से कुछ ऐसी कमाई है जो कंपनियों ने अभी लोगों तक नहीं बांटी है, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हम कहते हैं। अब इसमें से एक और चीज निकालोगे, अच्छा आप में से कितने लोग जॉब कर रहे हैं? जो लोग नहीं कर रहे, मेरी उम्मीद है, मेरी प्रार्थना ईश्वर से आपकी जल्दी से जॉब लगे, आप सबकी जॉब लगे। उसके बाद आपकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड का, आपकी सैलरी से पेंशन का पैसा कटेगा, ठीक है ना? 50,000 कमाओगे तो कुछ पैसा 10% जो भी है वो आपका पैसा कटेगा, और वो कट के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा होगा, प्रोविडेंट फंड का। तो बुढ़ापा जब आएगा ना आपका, वो आपको पैसा इंटरेस्ट लगाकर दे दिया जाएगा, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया में बेटा अभी मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो जब आपकी सैलरी से ऐसा पैसा डिडक्ट किया जा रहा है, आपकी सैलरी से पैसा काटा जा रहा है फॉर योर फ्यूचर, आपके बुढ़ापे में पेंशन के लिए, आप घर ले सको बुढ़ापे में, तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, सामाजिक सुरक्षा के लिए जोड़ा जा रहा है पैसा, सोशल सिक्योरिटी के लिए। और अच्छी बात है, आज पैसा जुड़ेगा तो आगे जाकर भविष्य में आप अपने भलाई के लिए खर्च पाओगे, बच्चों की पढ़ाई कर पाओगे, शादी करवा पाओगे, तो ये काटना जरूरी है। बट एक बात बताओ, क्या वो अभी आपकी जेब में आ रहा है या आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपको मिलेगा? बच्चा पूछ रहा है प्रोविडेंट फंड और पेंशन का फर्क। प्रोविडेंट फंड मिलता है जब मान लीजिए कोई 60 साल का हो गया, रिटायर हो गया, तो उसे 40-50 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे वो अपना घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, शादी करवा सकते हैं, बच्चों की जो भी है, एक मुश्त पैसा, टोटल मनी, ये प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि कहते हैं हिंदी में से। पेंशन 60 साल के होने के बाद जो रिटायरमेंट एज है, हर महीने पर मंथ जो पैसा मिलता है वो होती है। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में दोनों आता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आपसे ले लिया गया है और जमा किया जा रहा है और आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो अभी आपकी इनकम का पार्ट नहीं है, इसलिए नेशनल इनकम में से इसे हटा दो। जब आप नेशनल इनकम में से इसे हटा दोगे, आपके सामने प्रस्तुत है पर्सनल इनकम। बट एक चीज और ऐड हो जाएगी, इसमें आपको जो ट्रांसफर पेमेंट्स मिली है वो ऐड होगा, इसमें आपको जो ट्रांसफर पेमेंट्स मिली है वो ऐड होगा। नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या बला है सर? यार मेरा बर्थडे आ रहा है, आप लोग मुझे गिफ्ट जरूर देना। आप मुझे गिफ्ट दोगे तो क्या आप बदले में मुझसे रिटर्न गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे? नहीं, तो गलत बात है। चलो कोई नहीं, मंदिर चले जाओ, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च चले जाओ, वहां पे कुछ पैसा डोनेट करना। क्या ऐसे डोनेट करोगे कि भगवान जी अभी मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, मुझे 1 लाख रुपए दिलाना? आपको दिलाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन नहीं होती ना बाबू ये चीजें। आपने एक तरफा यूनिलैटरल पेमेंट करी है, आप गिफ्ट देते हो, डोनेशन करते हो, अपने परिवार वालों को पैसा देते हो, तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि सामने से पैसा आपको मिलेगा। मैं जैसे किसी दुकान पे खाना खरीदने जाता हूँ, खाना कुछ खाने का आइटम, बर्गर खरीदता हूँ, वो एक ट्रांजैक्शन है, वहां पे बकायदा पेमेंट कर सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को पैसा या डोनेशन या चैरिटी, कुछ अदला बदली की उम्मीद में कर रहा हूँ। ट्रांसफर पेमेंट इसी कॉन्सेप्ट को समझाता है। जो गिफ्ट है, जो डोनेशन है, जो पैसा आप अपने परिवार, जैसे कोई कनाडा रहता है, इंडिया में भेज रहा है देखभाल के लिए, उसे कहते हैं रेमिटेंस। और इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर है दुनिया में। लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर, हिंदी में प्रेषण कहते हैं। अरे जो बाहर गए लोग इंडिया में पैसा कमा के भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो अब बात ये समझिएगा कि ये सब ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट माने जाते हैं। सिंगल पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट, एक तरफा पेमेंट, तुम्हें क्या लगा था एक तरफा सिर्फ प्यार होता है? एक तरफा तो पेमेंट भी होती है, और एक तरफा प्यार में मत फंसो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना? तो नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट जो आपको मिल रही है, गिफ्ट मिल रहा है,
मैंने 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया, वो आपकी इनकम हुई कि नहीं हुई? आपके पास कुछ पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसे इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाऊंगा सर। आप दो तो सही, मैं यूपीआई भेजता हूं सर, रुको। सम पीपल माइट बी थिंकिंग दिस ऑल्सो। यस यस, एनजीओ को जो डोनेशन किया जाता है वो ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है, ट्रांसफर पेमेंट्स, बिल्कुल। तो ये सब आपका नेशनल इनकम में से माइनस प्लस होगा, जिस तरीके से बताया है, तब जाके आपके सामने आएगी पर्सनल इनकम। और इसमें अभी टैक्स नहीं काटा गया है, जो इनकम टैक्स वगैरह पे करना होता है वो अभी नहीं काटा गया है। और ये फॉर्मूला आ गया आपका पर्सनल इनकम का। अब इसमें से आप एक और इंस्ट्रूमेंट, एक और चीज निकाल सकते हो, एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो, हमारे देश के हमारे देश में 10 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं लोग हर साल का, और वो 140 करोड़ लोगों की टोटल इनकम है। बट वो अगर इतना पैसा कमाते हैं तो उसमें इनकम टैक्स भी तो देना पड़ता होगा। अरे सर, सैलरी से कट जाती है इनकम टैक्स, क्या करें सर, बहुत टैक्स देना पड़ता है सरकार को। आप लोग भी किसी दिन जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जब जॉब लगेगी, तो आपको उसमें से टैक्स डिडक्ट करके पैसा मिलेगा। टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा। टीडीएस मतलब आपकी सैलरी में से एडवांस में से 10% काट लिया जाता है, बाद में तुम्हें टैक्स देना पड़े इससे पहले थोड़ा सा पैसा दे दो, है ना। अब देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें इनकम टैक्स काट लिया जाता है। डिस्पोजेबल का मतलब है डिस्पोजेबल, कटने के बाद, डिडक्ट होने के बाद। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब डिडक्ट होने के बाद जो इनकम आई है। डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये वो इनकम है जो कि टैक्स पे करने के बाद, इनकम टैक्स पे करने के बाद पर्सनल इनकम में से आपकी वैल्यू आती है। मैं एक बात समझाता हूं। ये थी पर्सनल इनकम, इसमें से आपने टैक्स पे किया, और अब ये बची है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ऐसे चलता है काम। जो चीजें कट गई हैं, जो चीजें आपकी निकल गई हैं, वो आपका इनकम टैक्स कहा जाता है। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? वेन डायग्राम बना दिया आपके सामने। मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोशिश करता हूं आपके लिए सिंपलेस्ट बनाए रखने की। ये आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। पर्सनल इनकम में से जब आप डायरेक्ट टैक्स पेमेंट, सर बस इनकम टैक्स ही, सर जीएसटी वगैरह नहीं, नहीं नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह नहीं, डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम में से कम होते हैं, जो आपने पैसा कमाया उससे कम होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं बस। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स के डिस्कशन बाद में कभी करेंगे। सो द इंडिविजुअल इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है ना। ये वो इनकम है जिसमें आपने सारे टैक्स काटने के बाद जो आप पैसा खर्च सकते हो। मान लेते हैं आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो ये पूरी कमाई खर्च थोड़ी ना सकते हो। सरकार बाहर खड़े होगी दरवाजे पे कि लाओ 20% 30% जो भी है टैक्स निकालो। आपके हाथ में तो 1.6 लाख ही आएगा, 40,000 सरकार टैक्स में काट के ले गई। ये बात ध्यान रखनी है। तो अब आप समझ गए होंगे डिस्पोजेबल इनकम क्या है। एक और कॉन्सेप्ट, पर कैपिटा इनकम, सुना है ये नाम आपने? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम। हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने टोटल जीडीपी कितनी कमाई है हमारे देश के लिए, टोटल इनकम कितनी कमाई है, मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मैं ना हर एवरेज व्यक्ति की इनकम काउंट कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे बचपन में जब स्कूल में बर्थडे वगैरह होता था तो आप लोग टॉफी के चॉकलेट वगैरह बच्चों को देने ले जाते थे। तो मैं भी 5 रुपए वाली चॉकलेट डेरी मिल्क आती थी उस टाइम पे, मेरी क्लास में 40 बच्चे थे, तो मैं 200 टोटल चॉकलेट ले गया था। 200 चॉकलेट, 40 बच्चे, मैंने कहा था हर बच्चे को 5 चॉकलेट बांटूंगा। पर असलियत में ना कुछ बच्चे थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ बच्चियां थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, राइट। और मैंने कहा कि आप तो 10 चॉकलेट रख लीजिए, आप 6 चॉकलेट रख लीजिए, आप 8 रख लीजिए। और कुछ लोग थे जो मेरे को ज्यादा ही नापसंद थे, 1 2, कुछ को तो 3 चॉकलेट भी दी मैंने, बहुत जिद करने पर 1 दे दी, वही गनीमत है। तो कुछ को ज्यादा मिली, कुछ को कम मिली, बट मैं 200 चॉकलेट ले गया था ताकि ऑन एन एवरेज सबको 5 मिल सके। ऐसे ही हमारे देश में बहुत अमीर लोग हैं। वी आर अमंग्स द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, टॉप 5 हैं, टॉप 5 में आते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आर जीडीपी इज नंबर 5 व्हेन इट कम्स टू नॉमिनल टर्म्स। नॉमिनल टर्म्स में हम मतलब अगर नाम मात्र के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 5 है।
और पीपीपी टर्म्स ये आगे बताऊंगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, इसके हिसाब से तो हम नंबर 1 है, नंबर 3 है, पार्डन में, नंबर 1 चाइना है। तो पीपीपी टर्म्स में तो हम नंबर 3 है, नॉमिनल में नंबर 5 है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है देश की, बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं। ऑन एन एवरेज निकालोगे तो कुछ अमाउंट आएगा, एक्स अमाउंट, वो आपकी पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम है एक भारतीय की, टोटल पॉपुलेशन को जब आप डिवाइड करते हो। अब कुछ के पास, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, 10, 6, 8 चॉकलेट भी मिली, कुछ को 1-2 चॉकलेट भी मिली, 3 भी मिली। इसी तरीके से कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा भी है और कुछ लोगों की इनकम बहुत कम भी है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कहां से मुश्किल लग रहा है लोगों को ये, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चले, जो बच्चे लेट जुड़े हैं लाइव में उनसे दरख्वास्त है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और पीछे जाके एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लें, बीच में छोड़ के ना भागें। ये लेक्चर आपके जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, ठीक है जी। पर कैपिटा इनकम समझ आ गई। अब बात करेंगे हम दो टर्म का, कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस। ये दो टर्म आते हैं, ऐसे ही रियल और नॉमिनल जीडीपी, इनके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी जीडीपी दो बोली मैंने? रियल एंड नॉमिनल। करंट प्राइसेस पे आप नॉमिनल जीडीपी नापते हो। अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा सुन के, 2 मिनट में आसान कर दूंगा इसे। कोई सब्जेक्ट, कोई मुद्दे की बात ही नहीं है, इतना इजी सब्जेक्ट है, बस इजी बनाना आना चाहिए। नाउ, कांस्टेंट प्राइसेस पर रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है, करंट प्राइसेस पर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होता है। अच्छा, हमारे देश में महंगाई बढ़नी एक बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत आम बात है। महंगाई तो हर साल बढ़ती है। अगर एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेके चलते हैं, उस फैक्ट्री में एक गाड़ी की कीमत है 5 लाख रुपए, कार बनाने की फैक्ट्री है, 5 लाख रुपए की कार बनती है। 2010 में 5 लाख रुपए की बनती थी, 2023 के अंदर आज जाकर 7 लाख रुपए लग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज स्टील महंगा हो गया, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, कई सारी टेक्नोलॉजी महंगी हो गई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं और आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो स्टील भी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है। तो अब अल्टीमेटली जब हर चीज महंगी हो गई है, तो एक गाड़ी पहले जो बन जाती थी आपकी 5 लाख रुपए की, आज वो बन जाती है 7 लाख रुपए की, 7 लाख रुपीज की। तो मतलब 2 लाख रुपए तब से तब अब तक रेट बढ़ गया। पर तब फैक्ट्री में 1,000 गाड़ियां बनती थी, यूनिट्स बनते थे, आज भी 1,000 यूनिट्स बनते हैं। बट दिक्कत पता है क्या है? अब अगर आपका टोटल प्रोडक्शन देखें, मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्शन देखें, तो अब दिखेगा आपका, पहले पहले दिखता था 50 करोड़ का, अब दिखेगा आपका 70 करोड़ का। इतना प्रोडक्शन किया है आपने, और सब लोग ताली बजाएंगे, ये प्रोडक्शन बढ़ गया। रियली? इन रियलिटी प्रोडक्शन बढ़ा है? इन रियलिटी प्रोडक्शन बढ़ा है? ऑफ कोर्स नॉट। 1,000 यूनिट था, 1,000 यूनिट है, एक यूनिट इधर से उधर नहीं हुआ। बट सर हमें तो आउटपुट ज्यादा दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है ये आउटपुट इतना बढ़ गया। अरे बाप रे बाप, ई का हुआ 40% ज्यादा दिख रहा है सर, 20 करोड़ ज्यादा दिख रहा है। ऐसा कैसे? क्योंकि गाड़ियां महंगी हो गई थी। तो क्या आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, चीजें महंगी हो गई, आपकी इनकम थोड़ी ना बढ़ी है। अरे इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। एंड टू काउंटर सच अ प्रॉब्लम, टू काउंटर एनी सच प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं, हम एक प्राइस को बेस प्राइस मान लेते हैं कि 2010 में कितना दाम था, उसको बेस प्राइस मान लिया। इसको हम बेस इफेक्ट कहते हैं, कि उस प्राइस को हम मान लेंगे कि यही प्राइस है आज, और उसी प्राइस पर कंपेयर करेंगे कि अगर 1,000 गाड़ियां आज बिकी हैं 5 लाख पर कार के हिसाब से, तो आउटपुट तो 50 करोड़ का है, मतलब 0% का फर्क आया। और यहां पे 40% का दिख रहा था, तो वो गलत है, क्योंकि 0% का फर्क आया। तो आप इसलिए बेस प्राइस से कंपेयर करते हो, बेस ईयर देखा जाता है, बेस प्राइस देखा जाता है। मैंने यहाँ पे बेस ईयर 2010 माना था, बेस प्राइस 5 लाख माना था, क्योंकि तब से लेकर अब तक महंगाई बढ़ गई। आप ऐसा कोई ईयर उठाते हो जिस साल महंगाई इतनी ज्यादा थी नहीं, आप ऐसा कोई ईयर उठाते हो जिस साल प्राइसेस मॉडरेट थे, कंट्रोल्ड थे। तो जब आप देश की जीडीपी कंप्यूट करते हो, जहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई का इंपैक्ट पहले से ही इंक्लूडेड है, एज इट इज इंक्लूडेड है, करंट प्राइसेस पर देखते हो, अभी के फिलहाल के दाम पर देखते हो,
तो उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। देश की नॉमिनल जीडीपी हो सकता है 12 लाख करोड़ दिख रही हो सकता है, एग्जांपल ले रहा हूं, 12 लाख करोड़ दिख रही हो। पर क्या है, अगर आप 2010 को बेस ईयर मानते हो, टेक्निकली तो 2011-12 है, 2010 को मान लो बेस ईयर मानते हो, 11 को मानते हो, 12 को मानते हो, जो भी है, तब हमारी देश की जीडीपी मान लेते हैं बहुत कम थी, 6 लाख करोड़ थी, आधी थी, आज बढ़कर इतनी हो गई है। बट तब प्राइसेस 100 होते थे और आज 120 हो गए हैं, तो तब से लेकर अब तक 20% प्राइस बढ़ गए हैं। मतलब इसमें देश में आउटपुट नहीं बढ़ा, आपकी आंखों पे एक चश्मा चढ़ा है, वो चश्मा आपको दिखा रहा है कि देखो प्रोडक्शन कितना बढ़ा, और ताली मारोगे, वाहवाही करोगे। पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, वो प्राइस बढ़ा है, चीजें महंगी हो गई। आउटपुट कैसे काउंट करते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमें ये क्वांटिटी बढ़ानी है, बढ़ गया प्राइस, जिस वजह से टोटल आउटपुट ज्यादा दिख रहा है आपको। आपकी आंखों पे एक चश्मा चढ़ गया है, एक पर्दा चढ़ गया है। अरे इस चश्मे को हटाओ पर्दा नशी, इस चश्मे को हटाओ, इस चश्मे को हटा के देखो, प्राइस को मॉडरेट करो, जो बेस ईयर में था उसी प्राइस पर कंपेयर करो, फिर पता चलेगा क्वांटिटी कितनी बढ़ी। और अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ी तो मतलब वास्तव में आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। देश में आबादी बढ़ रही है, खाने वाले लोगों का मुंह बढ़ रहा है, पर देश में आउटपुट नहीं बढ़ रहा, तो इनको कैसे खिलाएंगे? देश में भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। इसलिए आउटपुट को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। नॉमिनल जीडीपी के अंदर ये एज इट इज महंगाई इंक्लूडेड होती है। नॉमिनल जीडीपी में पर्दा चढ़ा हुआ है। याद रखने की ट्रिक है, नॉमिनल, नो, यहां से इन्फ्लेशन नहीं हटाया गया है। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी मतलब रियल में क्या पिक्चर है, यहां पर इन्फ्लेशन हटाकर देखा जाता है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आप देखते हो कोई चीज अगर 100 से 120 की हो गई है तो 120 के दाम पर। रियल जीडीपी में देखते हो अगर 100 से कोई चीज 120 पे हो गई है तो 100 के दाम पर। इससे आसान नहीं बना सकता कोई इस टॉपिक को। मेरा प्रयास है आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन बनेगा, रियल जीडीपी कौन से प्राइसेस पे होती है कंपेयर? ये होती है कांस्टेंट प्राइस पर, जहां पर किसी बेस ईयर को ढूंढकर किसी बेस प्राइस को फाइंड करके उसे कांस्टेंट मान लेते हो, उसे फिक्स कर देते हो कि इस पे देखूंगा, जैसे 100, आज कोई भी प्राइस चल रहा हो 100 पे देखूंगा मैं, तो जो बेस ईयर था हमारा। नॉमिनल के अंतर्गत यू ओनली लुक एट द करंट ईयर प्राइस, पास्ट में क्या था क्या नहीं था, डोंट केयर। नॉमिनल में वो जुड़ा होता है, तो वो करंट प्राइस पे देखा जाता है। नॉमिनल इज फाउंड एट द करंट प्राइस, और इसके साथ साथ जो हमारा बेस ईयर है कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से वो देखा जाता है रियल जीडीपी में। अब समझे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क। मैं एक गुब्बारे में हवा भर दूं, बहुत हवा भर दूं, गुब्बारा इतने बड़े साइज का हो गया, रियल में क्या उस गुब्बारे का इतना वेट है, इतना वजन है, या इतना बड़ा साइज है? रियल में वो छोटा सा गुब्बारा है, बट वो इतना बड़ा दिखता है। अब देखिए इंडिया जीडीपी के टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में नंबर 5 पे आता है पूरी दुनिया में। जीडीपी मतलब कि हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन होता है वो आप करंट डॉलर के रेट के हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग देशों से कंपेयर करते हो। बट एक बात समझो, डॉलर ना एक ओवर वैल्यूड करेंसी है। इंडिया में अगर किसी को आईफोन खरीदना है, 6 महीने तक तो बेचारा पैसे जोड़ता है, उसके बाद एक आईफोन, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति बता रहा हूं, उतने ही सेविंग्स हो पाती है कि वो आईफोन खरीद सके, यूएस में 15 दिन की, आधे महीने की तनख्वाह से आप आईफोन खरीद सकते हो। कनाडा में, यूएस में चीजें कितनी सस्ती हैं इंडिया के मुकाबले। कुछ चीजें इंडिया में बहुत सस्ती हैं। इंडिया में आप एक टाइम का भरपेट खाना 100 रुपए में खा सकते हो, डेढ़ डेढ़ एक या $1.25 के आसपास बैठेगा। यूएस में एक आइटम $1.25 का आता है, आप एक बर्गर ऑर्डर करने जाओगे $2-2.5 का पड़ेगा, एक पिज्जा $6 का पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अभी मेरे को क्लास खत्म होने के बाद भूख लगती है, मैं जाता हूँ मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड में मैं जाके मैक वेजी बर्गर खरीदता हूँ। मैक वेजी बर्गर मैंने खरीदा तो वो मुझे पड़ा, मैक वेजी बर्गर 40 रुपीज का, एग्जाम्पल ले रहा हूं। आज $1 चल रहा है 80 रुपए का। वही यूएस में जाकर अगर मैं यूएस की किसी ब्रांच से मैक वेजी बर्गर खरीदता
तो वो बर्गर मुझे पड़ता $2 का। इंडिया में वो चीज 40 रुपए की मिल जा रही है, जो यूएस में वो $2 की, मतलब $1 80 के हिसाब से, तो 160 रुपए की मिल रही थी। इंडिया में 1/4 रेट पर मिल जा रही है। मतलब दोनों देशों में करेंसीज का फर्क है। यहां तो चलो मैंने एक आइटम लिया, मैकवेजी बर्गर बोला, हो सकता है मैं कुछ और देखूं, कई सारी चीजों की एक बास्केट देखूं, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें साबुन कितने का खरीदते हैं, इंडिया में कितने का आता है, यूएस में कितने का आता है, बर्तन कितने के आते हैं, खाने पीने की चीजें, दूध कितने का आता है, चाय पत्ती कितने की आती है, पनीर, मीट, ये सब कितने का आता है, पानी, जो भी है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज देखते हैं आप रहन सहन के हिसाब से, और फिर कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलेगा वर्ल्ड इकोनॉमी, वेस्टर्न इकोनॉमी बहुत ओवर वैल्यूड है। अब यू देखिएगा, यूएस में नॉर्मल सैलरी है $1 लाख की, 100 ग्रैंड कहते हैं इसे, $1 लाख की बड़ी नॉर्मल सैलरी है यूएस के अंदर, आईटी कंपनीज वगैरह में मिलती है। इंडिया में ये 80 लाख हो गई, 80 लाख का पैकेज इंडिया में बहुत बहुत बड़ी बात होती है। यूएस में इट्स अ कॉमन पैकेज। दोनों देशों में फर्क हुआ ना, काफी इनकम लेवल में फर्क हुआ। यही देखा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी में, जब दोनों देशों के बीच में आप बास्केट ऑफ कमोडिटी के प्राइसेस को कंपेयर करके पता लगाते हो कि इंडिया में वो चीज कितने की खरीद सकते हो, इंडिया के रुपए की परचेजिंग पावर कितनी है, और पैरिटी, पैरिटी मतलब समानता, समता, इक्वालिटी क्रिएट करने की आप कोशिश करते हो। ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी का। वैसे हम नंबर 5 पर हैं नॉमिनल टर्म्स में, बट अगर आप ये ओवर वैल्यूड करेंसी का सब मुद्दा हटा दोगे, रियल टर्म्स में आपको हम नंबर 3 पर देखने मिलेंगे। नंबर 3 है, लेट्स हैव सम चीयर्स फॉर दैट, लेट्स से हुरे, नंबर 3 वी आर यू नॉट हैप्पी? वी ऑल शुड बी हैप्पी, हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। नंबर 2, नंबर 1 अवेट्स फॉर अस। तो अब ये देखिए, यस, कि हम नंबर 3 पर है और हमें आगे जाना है। नंबर 1 तो नहीं, नंबर 2 तो हो जाएगा। एशियन सेंचुरी है, कुछ भी हो सकता है, एशिया की सेंचुरी, हमारी सेंचुरी है ये, ठीक है ना। आशा करता हूं ये बात आप सबको समझ आई होगी। तो ये नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक और फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर, उसे कहते हैं। आप जब भी बुक्स पढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेटर टर्म आता है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर वही गुब्बारे वाला एग्जांपल, गुब्बारे में मैं हवा भर दूं तो इतना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा गुब्बारा दिखेगा। नॉर्मली वो छोटा सा होता है, उसमें आपने हवा भर दी है, आर्टिफिशियली पंप अप कर दिया है। जीडीपी डिप्लेटर एक मेथड होता है, इससे फाइंड कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट इसे यूज करते हैं टू कंपेयर द लेवल ऑफ रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, कि वास्तव में आपके देश के अंदर कितना आर्थिक गतिविधि कितनी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हुई है। जीडीपी डिफ्लेटर एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है महंगाई को कंपेयर करने का, महंगाई नापने का, ठीक है ना, जिसमें आपको पता लग पाता है कि आपका महंगाई की वजह से जीडीपी का साइज कितना बड़ा दिख रहा है। बहुत बड़ा दिख रहा है तो उसे आप घटाओ, जहां पे आप नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 जैसा फॉर्मूला देखते हो। न्यूमरेटर में नॉमिनल, डिनोमिनेटर में रियल। एग्जांपल से समझाऊं, देखो 120 करोड़ रुपए की जीडीपी दिख रही है, बट 20 करोड़ तो महंगाई थी, वास्तव में 100 करोड़ की जीडीपी है। तो आपको पता लगेगा कि कितना हाइक हो गया है जीडीपी में, कितने परसेंटेज का हाइक है, 20% ज्यादा दिख रही है ना। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर यही तो बताता है कि महंगाई की वजह से कितना आपको इंक्रीज देखने मिल रहा था जीडीपी के साइज में। तो ये प्राइस चेंजेस को बताता है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस चेंज होते हैं, जो दाम बदलते रहते हैं, कि उनका कितना इंपैक्ट पड़ता है किसी देश की जीडीपी के अंदर। यहां तक क्लियर है? रियल एंड नॉमिनल वैल्यू सबको समझ आ गई। इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स क्या होते हैं? एक रेसिडेंट जो इंडिया में रह रहा है, एक नॉन रेसिडेंट जो इंडिया के बाहर रह रहा है, उसका क्या फर्क है। डोमेस्टिक टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी क्या होता है, वो समझ गए हैं आप, राइट। आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बता दिए। कई सारी प्रॉब्लम्स है नेशनल इनकम कंप्यूटिंग में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं एज अ टीचर अगर पढ़ा रहा हूं और सैलरी ले रहा हूं, तो मेरी सैलरी जीडीपी में काउंट होगी, बट मैं घर पे बैठ के अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से कमाया गया पैसा ही देखा जाता है। अ लेडी हु वर्क्स एट होम, उनको उसका कोई पैसा नहीं मिलता, उनको जीडीपी में नहीं काउंट किया जाता, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती है। और वही काम वो बाहर जाकर जॉब में करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मानी जाएगी। इसके अलावा
ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जहां पर आप एक तरफ से पैसा अगर दे रहे हो, एक तरफ से आप पैसा दे रहे हो तो बदले में कुछ उम्मीद नहीं कर रहे, विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, विदाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है आपका, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। दीज आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। आपको सब्सिडी देना, आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना, उसको हटा देते हैं, सब्सिडी वगैरह देना। राइट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक मेथड है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन जीडीपी अगर आप देखोगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, अभी बताऊंगा आपको मैं बाद में, उनके हिसाब से आप उसे जीडीपी का पार्ट इंक्लूड करते हो, बट नॉर्मली गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। सब्सिडी का मतलब है किसानों को सस्ते में बिजली प्रोवाइड कर दी, सस्ते में पानी प्रोवाइड कर दिया, तो ये आप काउंट नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम है, एक फ्लॉ है, एक इशू है कंपैरिजन जब आप करते हो नेशनल इनकम के बेसिस पर। इसके अलावा डबल काउंटिंग, कई बार एक ही चीज को दो बार काउंट कर देते हो, एक्यूरेट नहीं आती नेशनल इनकम। अनपेड सर्विसेज को आप काउंट नहीं करते। हमारे देश में बहुत सारे एम्प्लॉयज इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दुकान खोली हुई है, रेडियां खोली हुई हैं। मेरे घर के पास एक बहुत फेमस कचौड़ी वाला है, उनकी दिन की विश्वास नहीं करोगे 15 से 20 हजार रुपए की सेल है, बहुत सारी चीजें बेचते हैं वो, 15 से 20 हजार रुपए की, टैक्स नहीं भरते वो, सारा पैसा कैश में आता है, कैश में लिया, खत्म। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है। सरकार को कैसे पता उनकी इतनी कमाई हो रही है? अब वो पैसा कैश में आता है, बैंक में नहीं जाता, राइट, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई बिल नहीं है। तो हमारे देश में 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पे सरकार के कायदे कानून नहीं पहुंच पाते, जहां पे सरकार के प्रोविजंस नहीं पहुंच पाते। इतनी ज्यादा जनसंख्या, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को आप नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं कर पाते, अनअकाउंटेड रह जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अनअकाउंटेड रहने की वजह से हम इसे अंडरग्राउंड इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी या अनडिक्लेयर्ड इनकम, जिसको डिक्लेयर ही नहीं किया है, या ब्लैक मनी भी कहते हैं, ब्लैक मार्केट भी कहते हैं। और ये हमारे देश की इकोनॉमी में पार्ट ही नहीं बनता। हो सकता है हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, पर यही नहीं पता ना कि इनफॉर्मल सेक्टर का साइज कितना है। अगर उसे हम जोड़ लेते हैं, एक्यूरेटली पता लगा लेते हैं, सब लोग टैक्स भरेंगे, सब लोग रिकॉर्ड देंगे अपना, सब लोग रिकॉर्ड देंगे अपना, तो तभी तो पता चल पाएगा कि एक्चुअली देश के लोगों की इनकम कितनी है, एक्चुअली हमारे देश के लोगों की इनकम कितनी है। बिना उसके आप नहीं पता लगा सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बस मैं फाइनली आपको यही कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि जब भी देश की जीडीपी पता लगाते हैं, इन चीजों के ना होने की वजह से, इन कमियों की वजह से एक्यूरेट नेशनल इनकम एस्टिमेशन नहीं हो पाता है। इसलिए नेशनल इनकम को भी और रिफाइन करना जरूरी है। हमारे देश में नेशनल इनकम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा बनाया जाता है। एक दफ्तर है ये बाकायदा, एनएसओ इसे कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले सीएसओ होता था और एनएसएसओ होता था, आज उन्हें जोड़कर एनएसओ बना दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सीएसओ और एनएसएसओ को जोड़कर, ये कौन से मंत्रालय में? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आता है। ये बात याद रखिएगा। 3 मेथड होते हैं जीडीपी एस्टिमेशन के। सर और भी, अभी तो आपने जीडीपी जीएनपी बताया, अरे वो मेथड नहीं थे, वो आपके यूनिट्स थे। मेथड तरीके होते हैं जीडीपी जिनसे काउंट कर सकते हो आप, मेथड होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड। यहां पे पहला होता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, जिसको आप वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हो, वैल्यू एडेड मेथड, ये आपका वो मेथड होता है जो हमारी इकोनॉमी में टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है इस कॉन्सेप्ट को देखता है। कुल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है इसको देखता है वैल्यू एडेड मेथड। कुल वैल्यू एडिशन का मतलब है, वैल्यू एडिशन क्या होता है? पहली बात तो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी पनीर टिक्का खाया है क्या? आपके सामने कच्चा पनीर, थोड़ी सी हल्दी, कच्ची शिमला मिर्च, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर ला के रख दिया जाता है कि खा लो? नहीं, आपको पूरा तंदूर में पकाया हुआ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। आफ्टर दिस क्लास आई एम गोइंग आउट, आई एम टेलिंग यू,
बहुत भूख लग रही है अब। तो आप फिनिश्ड गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट खा रहे हो ना, आउटपुट आपको पनीर टिक्का मिला 200 रुपए का, उसको बनाने में इनपुट कॉस्ट, तंदूर की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सारी कॉस्ट मिला के मात्र 70 रुपए आई। तो आपका 130 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ है, 130 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ है। और इसी वैल्यू एडिड मेथड के हिसाब से, इसी को तो वैल्यू एडिड कहते हैं, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन इसी को कहते हैं। 130 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ है। मैंने तो ये एक चीज का बताया आपको, पनीर टिक्के का। ऐसे हमारी इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटीज होती हैं, कहीं कुछ बन रहा है तो कहीं कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। उन सब प्रोडक्ट्स का अगर मैं ये साइन लगा दूं यहां पर, साइन ये कौन सा है, इसको पढ़ा है स्कूल कॉलेज में। व्हाट दिस साइन मींस, सिग्मा, टोटल, टोटल ऑफ ऑल आउटपुट क्रिएटेड इन द इकोनॉमी माइनस टोटल ऑफ ऑल इनपुट। हमारी अर्थव्यवस्था में जो सारा आउटपुट बन रहा है, चीजों को उत्पादन किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, टोटल प्रोडक्शन जो है माइनस जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, तो मेरे को इकोनॉमी में टोटल वैल्यू एडिशन पता चल गया। इसे मैं कहता हूं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही जीडीपी माना जाता है इस मेथड के हिसाब से। ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही जीडीपी माना जाता है इस मेथड के हिसाब से, यही जीडीपी है। तो यह आपका सबसे पहला था प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसको आप आउटपुट निकालने के लिए यूज करते हो, प्रोडक्शन कितना हुआ है वो देखने के लिए यूज करते हो, कितनी इनकम जनरेट हुई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, वो देखने के लिए यूज कर सकते हो। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज का टोटल। जैसे आपकी मिठाई की दुकान है, आपने चीनी दूध का इस्तेमाल किया, खोया की मिठाई, बर्फी, काजू की मिठाई बना के बेचा। आपने मिठाई बेची एक दिन में 30,000 रुपए की, उन सबको बनाने का खर्चा, टोटल खर्चा सारे खर्चे मिला के 10,000 आया, 20,000 आपका वैल्यू एडिशन था। तो सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से देखी जाती है। अब हम चल रहे हैं दूसरे मेथड के हिसाब से, विच इज द इनकम मेथड। मैंने बताया था 4 प्रकार के फैक्टर इनकम होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। 4 प्रकार के ये अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना। जहां पर आपको देखने मिलेगा लैंड रेंट मिलता है उस पर, लेबर सैलरी कमाते हैं, कैपिटल आपने लोन लिया बैंक से, कैपिटल इकट्ठा किया, इंटरेस्ट चुकाओगे, और एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग करते हैं उनको बदले में प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग। इनकम मेथड क्या करता है, ये सारी इनकम का टोटल कर देता है। रेंट कमाया जो आपने, जो तनख्वाह कमाई है, जो इंटरेस्ट कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया है हमारे देश में लोगों ने, उन सब को टोटल कर दो तो पता चल जाएगा कि आखिरकार कितनी इनकम कमाई गई है हमारी इकोनॉमी में। और कितनी इनकम कमाई गई है हमारी इकोनॉमी में, ये जब एक बार आपको पता चल गया तो आप बहुत आसानी से इनकम मेथड से देश की जीडीपी एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है जी, कितनी इनकम इंडिया ने कमाई है, जिसमें 3 अलग अलग टाइप के इनकम्स आप रखते हो। एक है आपका इनकम मेथड में, पहला है आपका जो इंप्लॉइज को मुआवजा मिलता है, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज पहला है आपका ये। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। मुश्किल लग रहा है सुन के थोड़े टर्म्स, इतना आसान बना दूंगा कि हमेशा याद रखोगे। और थर्ड रैंडम इनकम आपकी मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में आती है। कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, जहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिश्ता है, जहां पे एम्प्लॉयर से सैलरी कमाता है एम्प्लॉय, दिहाड़ी कमाता है, भत्ता कमाता है, जो भी है, वॉट एवर इनकम, वॉट एवर सैलरी, वॉट एवर वेजेस दी employee is earning which the employer is contributing, that is considered part of compensation to employees. ऑपरेटिंग सरप्लस में किराया आता है आपका जमीन का, प्रॉफिट आता है, किताब लिखी है उसकी रॉयल्टी आती है, अरिजीत सिंह की तरह गाना गाया है दिल का दरिया बह ही गया, तो गाने पे उनको रॉयल्टी मिलती है अगर कोई और उसका यूज करे, किसी मूवी में यूज करें तो। इंटरेस्ट आता है आपको, ब्याज मिलता है कहीं से। तो ये सारे चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, जो इधर उधर से आप कमाते हो, ऑपरेट करके, बिजनेस करके, प्रॉफिट, रेंट वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट।
मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है उन लोगों की इनकम जो किसी जॉब में नहीं है पर पैसा कमा रहे हैं। क्या डॉक्टर किसी जॉब में होते हैं, क्लिनिक खोल के जो बैठे हैं? किसान की कोई जॉब होती है? 9 to 5 काम करना होता है किसान को, यस बॉस, हाँ बॉस, ना बॉस कहना होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब ये बहुत अलग चीज है, दीज आर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, यू नो। तो कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज की जब आप बात करते हैं या एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन की जब आप बात करते हैं तो आपको मिलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता, मिक्स्ड इनकम में नहीं मिलता। वकील की फीस, वकील आपका एम्प्लॉय है नहीं, वो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ही इज नॉट ए एम्प्लॉय, ही इज ए कंसल्टेंट। इन सब की इनकम जोड़ दो, आ जाएगा आपके पास इनकम मेथड के हिसाब से जीडीपी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली चाहता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन चीजों को देखना। आगे अगले पेज पे चलते हैं, डोंट वरी। एक्सपेंडिचर मेथड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, आप और मैं जो कंज्यूम करते हैं। आई का मतलब है प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पार्डन मी। देखो, मैं बाइक खरीदूं, आप बाइक खरीदो, आप घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, तो ये प्राइवेट कंजम्पशन का पार्ट है। ये इकोनॉमी के पहिए को गोल गोल घुमाते रहते हैं, ये कंजम्पशन होते रहना चाहिए, तब इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट होता रहेगा। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निवेश, जो बिजनेसमैन करते हैं, विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, ऐसी कंपनियां करती हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। उसके अलावा जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चा करती है हमारे बिहाफ पे, सड़क बनाना, अस्पताल बनाना। और प्लस एक्स माइनस एम, एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन सब का टोटल कर दिया आपने तो आपका इनकम मेथड के हिसाब से आपको देखने मिलेगा, इनकम मेथड के हिसाब से जीडीपी, जहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गाड़ी बनाई गई है, कार बनाई गई है, टीवी बनाया गया और उसको खरीदा है आपने। इन्वेस्टमेंट, मशीन बनाई है, इन्वेस्ट किया है, हाईवे बन रहा है, प्राइवेट हाईवे बन रहा है, डैम बन रहा है, बांध बन रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कुछ कर रही है, सरकार खर्चा कर रही है। एंड फाइनली नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब इन सबको टोटल करोगे तो आपको जीडीपी कैलकुलेशन देखने मिलेगा। इस तरीके से जीडीपी कैलकुलेशन किया जाता है। हाँ, ये हमारे जीडीपी को डिफाइन करता है। जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ इस सेशन में। इसके अलावा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी हम जब हमारे लेक्चर्स होते हैं P2I बैच में, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ आपको, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स कैसे होती है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, क्या वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एल्फ्रेड मार्शल, उसके अलावा एडम स्मिथ, लियोनल रॉबिन्स, उसके अलावा J.M. कीन्स, इसके अलावा आपका मार्क्स, द गुड ओल्ड मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इनके क्या स्कूल ऑफ थॉट थे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, राइट। इसके अलावा आपका अलग अलग एस्पेक्ट्स, प्राइमरी, क्वाटरनरी, इनको डिफाइन करना, क्वाटरनरी क्विनरी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाता है हमारे P2I बैच में। मुझसे कनेक्ट करने का तरीका और क्लास की PDF डाउनलोड करने का तरीका है, आपको वसु कटारा स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आना है। वसु.कटारा मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी है wasu.katara@studiiq.com। जरूर इसका फायदा लीजिएगा। आप सबसे जरूर अब मुलाकात करते हैं एक नए सेशन में बहुत जल्दी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। यस 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 विनीता, दैट इज गुड, योर एनालिसिस इज गुड, पर इस पर अभी और हमें बारीकी से आंसर देना होगा, तो आप आंसर लिखिएगा और भेजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। आप सबका यूपीएससी परीक्षा देकर सफल होने का सपना पूरा हो, मेरे को पूरी उम्मीद है। थैंक यू। स्टडी IQ ऑफलाइन कोचिंग भी देता है। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जो आपका मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस P2I बैच में ही प्रोवाइड करते हैं, वो ऑफलाइन ही होता है।
बेटा ये सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा, और किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के अगर आप जुड़ते हो तो वहां पे भी आप बॉटम पे जो वसूल लाइफ दिया गया है वो आप यूज कर सकते हो। शुक्रिया, मैं आगे चाहूंगा आपकी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।